कैसे पता करें कि हमारा एसीएल लिगामेंट खराब हो चुका है, कि ऑपरेशन कहाँ करवाएं, सरकारी में या प्राइवेट में। ऑपरेशन जब हम लोग कर लिए तो ऑपरेशन के बाद क्या करना है, आपको अस्पताल में ही रुकना है या घर आ जाना है। घुटना मेरा जाम हो गया था, बहुत मुश्किल से, बहुत पेन से रहने के बाद मेरा घुटना क्या है मुड़ा। ठीक होने में कितना दिन लगता है, हमारा जो घुटना है पूरी तरह से बेंडिंग होने में, फुल जो अचीवमेंट है, जो फुल जो बेंडिंग होता है आने में कितना दिन लगता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी ने देख ही लिया होगा, थंबनेल में भी और टाइटल में भी देख लिया होगा कि यह जो वीडियो है मेनिस्कस और एसीएल लिगामेंट से संबंधित होने वाला है। जिसको भी लिगामेंट से संबंधित, जिसको प्रॉब्लम है, उससे संबंधित आज के वीडियो में मैं सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज का वीडियो बनाने का मुझे आइडिया इसलिए आया क्योंकि जो जो जिस समस्या से गुजरता है उसी को हर समस्या का जो होता है समाधान पता होता है कि उसे कब क्या करना चाहिए, क्योंकि उस प्रॉब्लम से गुजर चुका होता है। और मैं भी 6-7 महीना पहले एसीएल और मेनिस्कस का जो है ऑपरेशन करवा चुका हूँ। तो ऑपरेशन के बाद मुझे जो भी ऑपरेशन के बाद जो अनुभव आया, जो एक्सपीरियंस मिला, मैं वही आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिसको भी एसीएल लिगामेंट से संबंधित या मेनिस्कस से संबंधित जिसको प्रॉब्लम हो, इस वीडियो से उसको हेल्प मिल सके, उसके सवालों का जवाब मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बोल रहा था कि इस वीडियो का आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने जो 6-7 महीना के अंदर जो मैंने कष्ट झेला है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया इससे संबंधित, उससे मुझे आइडिया आया कि बहुत सारे इस देश में जो है मिडिल क्लास से लोग आते हैं, मिडिल क्लास से स्टूडेंट हो गए हैं, जिसको भी इससे संबंधित प्रॉब्लम होता है, उस जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिसके पास पैसा का कमी होता है, जो ऑपरेशन को क्या है, जहाँ महंगा होता है वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं के लिए है, यह वीडियो उन्हीं फैमिली के लिए है जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो उन्हीं के लिए यह वीडियो लाया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि यह जो प्रॉब्लम है, एसीएल मेनिस्कस से संबंधित जो प्रॉब्लम होता है, उसके बाद जब होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग को किसी भी सवाल से संबंधित अगर मैं वैसा सवाल आपको नहीं बता सका, इस वीडियो में नहीं बता सका, तो उस सवाल का जवाब आपको दूसरे वीडियो में दिया जाएगा, दूसरे पार्ट में दिया जाएगा। इस वीडियो में जितना सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा मैं देने का कोशिश करूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मैं देने का कोशिश करूंगा। और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि यह जो वीडियो है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के जो मैंने अनुभव किया है उसके अनुसार से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप कुछ भी करें, जो हम बोले ऐसा नहीं कि मतलब हम जो बोले आप वही चीज अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। आप पहले अपने डॉक्टर जिससे आप ऑपरेशन करवाएं, जिससे आप सर्जरी करवाएं, उससे क्या है एक बार सलाह जरूर लें। किसी का भी बात ऐसे अंधाधुंध मतलब अंधविश्वास की तरह नहीं माने। तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए चलिए आते हैं अपने सवालों की तरफ। तो पहला जो हमारा जो सवाल होता है, पहला सवाल सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अगर हमारा एसीएल या मेनिस्कस, एसीएल लिगामेंट अगर फ्रैक्चर हो चुका है या ढीला हो चुका है या उसमें थिकनेस आ चुका है या टूट चुका है, तो कैसे जाने, कैसे पता करें कि हमारा एसीएल लिगामेंट खराब हो चुका है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। तो जब हमारे मतलब घुटने में जब एसीएल जब डैमेज होता है, जब खराब होता है, तो उस समय क्या है, पहला जो लक्षण हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि घुटने में क्या होता है। जब हम लोग कोई हार्ड वर्कआउट करते हैं, रनिंग हो गया या इससे संबंधित कुछ भी स्पोर्ट्स में जब हम लोग कुछ खेलते हैं, तो उससे संबंधित कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें क्या है, हम लोग को पेन फील होता है घुटने में। कैजुअली जब हम लोग चलते हैं तो उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम लोग रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से संबंधित कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग को पता चलता है कि मेरे जो घुटने में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या है, पेन हो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घुटना अचानक से आगे खिसक जाएगा। ऐसा मुझे होता था जब मुझे पता नहीं था कि मेरा एसीएल लिगामेंट डैमेज हो चुका है। उस समय हमको ऐसा लगता था कि जो मेरा पैर है, घुटना है, अचानक से आगे चल जाएगा। और कभी कभी पेन भी होता था जब मैं बैठता था, जब टॉयलेट में जाता था, उस समय भी प्रॉब्लम होता था। तो उस समय क्या है,
सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको इसको पता लगाने के लिए? सबसे पहले तो आप एक्सरे करवाइए, ठीक है। एक्सरे में जब पता नहीं चले, एक्सरे में जब पता नहीं चले कि आपको क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चले, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अस्पताल जाइए। अस्पताल में जाके किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ क्या है पैसा कम लगता है, वहाँ जाके एमआरआई करवाइए। एमआरआई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका एसीएल लिगामेंट में प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है या मेनिस्कस में प्रॉब्लम है। आपको डॉक्टर ही सलाह दे सकता है कि आपको ऑपरेशन करवाने का जरूरत है या नहीं है। तो कृपया करके सबसे पहले आपको जाना है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको सरकारी अस्पताल में जाना है। आपको पैसे का प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पताल में जाइए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से आपको फ्री में आपका जो एमआरआई हो जाएगा, सारा पैसा उससे कट जाएगा। लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो फिर भी आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको कम से कम मान के चलिए कि आपका पैसा 3,000 खर्चा होगा, कम से कम 3,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। 3,000 का कि मेरा उतना ही लगा था जब मैंने एमआरआई किया था सरकारी अस्पताल से, तो हमको इतना ही खर्चा हुआ था। तो आप सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाके एमआरआई कर लीजिए। बाकी आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं एमआरआई, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह का रिजल्ट एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा। तो आपको सबसे पहले जाके एमआरआई करवाना है। एमआरआई करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह लीजिए क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा जो हमारा सवाल है, जो सभी के मन में होता है जब किसी का जब एसीएल या मेनिस्कस से संबंधित जब प्रॉब्लम होता है, तो दूसरा जो सवाल है कि ऑपरेशन कहाँ करवाएं, सरकारी में या प्राइवेट में। तो मैं दोस्तों आप सभी को यही सलाह देना चाहूंगा कि सरकारी अस्पताल में तो पैसा तो नहीं लगता है, कम पैसा में हो जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि सरकारी का हालात अभी क्या है, हर जगह हर राज्य में क्या है, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है और इलाज भी उतना मतलब अच्छे से नहीं होता है और उसका रिजल्ट भी देखने को अच्छा नहीं मिलता है। बाकी आप सभी का अपना अपना मत है, ठीक है। मेरे अनुसार से मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ये जो सर्जरी है, आप जो ऑपरेशन एसीएल या मेनिस्कस का करवाने जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए जिसको इस चीज का अच्छा नॉलेज है, जो अच्छे से इसका क्या है सर्जरी कर सकता है, जो बहुत सारे एसीएल लिगामेंट और मेनिस्कस से संबंधित जो समस्या है इसका समाधान कर चुका है, इसका ऑपरेशन बहुत सारे लोगों का कर चुका है। तो आप उसी के पास जाइए, उसी अस्पताल में जाइए, और ये फैसिलिटी आपको प्राइवेट में ही मिल सकता है। तो आप सोचिएगा कि प्राइवेट में फिर करना होगा, फिर उतना पैसा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि इसमें तो कम से कम अगर प्राइवेट में नहीं तो कम से कम पैसा देखा जाए, मिनिमम देखा जाए तो मेरा तो लगभग खर्चा चल गया था 80 हजार तक चल गया था। 80 हजार तो खाली अस्पताल में मेरा चल गया था पैसा खर्चा। बाकी आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे मेरा क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या कहाँ कहाँ दवाइयों में क्या क्या खर्चा हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस प्रश्न को पूरा करते हैं कि आपको ऑपरेशन कहाँ करवाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ऑपरेशन उसी के पास करना चाहिए जो इस फील्ड से एक्सपर्ट हो, जो अच्छा डॉक्टर हो। क्योंकि घुटने का सवाल है, क्योंकि जो घुटना होता है, हमारा जो पैर होता है, पैर जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी का नींव होता है। अगर वही ठीक नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन करवाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप कहीं ऐसा डॉक्टर के पास चल जाए जो झोला छाप है, अब उसके पास जाके कर लीजिएगा, वो ऑपरेशन कर देगा, उसके बाद पता चलेगा आपका लिगामेंट सही हुआ ही नहीं, पैर आपका मुड़ ही नहीं रहा है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस समय तो इसीलिए उससे सतर्क रहें, उससे बचे रहें, आप अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। अब आपको क्या है, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत ऐसे अस्पताल हैं जहां आयुष्मान कार्ड से, जो नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम लाया है आयुष्मान कार्ड वाला, तो आयुष्मान कार्ड से कम 5 लाख रुपया का जो है फ्री दिया जाता है। मतलब आप 5 लाख तक क्या है उसमें ऑपरेशन करवा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं 5 लाख तक उस कार्ड से। तो आपके पास, अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड से आप उस कार्ड को बनवा सकते हैं जाके किसी भी टेलीकॉम, जहाँ ऑनलाइन किया जाता है, फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है, या कुछ भी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे पहले जाके आयुष्मान कार्ड बनाइए, और आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद उसके बाद आप ढूंढिए कि कहाँ पर, किस अस्पताल में आपका आयुष्मान कार्ड से, प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी होता है हड्डी से संबंधित, जो ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, ऑर्थोपेडिक जिसको हड्डी से संबंधित जो होते हैं, जो एसीएल लिगामेंट ये सब का सर्जरी करते हैं। तो अगर ऐसा अस्पताल आपको मिल जाए तो आप उसी अस्पताल में जाइए, उस अस्पताल के बारे में पता लगाइए कि वहाँ ऑपरेशन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। उसके बाद आप आयुष्मान कार्ड से कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से ही आपका पैसा कटेगा, आपको पैसा कुछ देने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया?
तो अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें खर्च कितना आता है, खर्चा कितना आता है। देखिए अब सरकारी से करने जाइएगा तो आपको खर्चा नहीं लगेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा जो अलग से मांगा हुआ जाता है इधर उधर से, अब वो तो हम नहीं बता सकते, वो सब दलाल सब करता है। बाकी खर्चा सरकारी में नहीं आता है, लेकिन प्राइवेट में आपको खर्चा आप आयुष्मान कार्ड से करते हैं तो उसमें भी आपको जो है आयुष्मान कार्ड से ही कटेगा पैसा, आयुष्मान कार्ड से ही कटेगा, आपको पूरा पैसा उसमें देने का जरूरत नहीं है। बाकी आप प्राइवेट से अगर करते हैं तो आपका कम से कम अच्छा डॉक्टर होगा, एक्सपर्ट होगा, तो कम से कम लाख तो चल जाएगा, लाख मान के चलिए चल जाएगा, ठीक है। और मेरा तो कम से कम, हम तो आयुष्मान कार्ड से करवाए थे, तो आयुष्मान कार्ड से मेरा कम से कम अपना जेब से पैसा कम से कम तो हमको लगता है 50,000 चल गया अपना जेब से, लेकिन ऑपरेशन करवाते समय लगभग 15 से 20,000 रुपया गया था। बाकी सारा पैसा मेरा कटा था वो आयुष्मान कार्ड से ही कटा था। बाकी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, तो अभी रुक जाइए, पहले पैसा का इंतजाम कीजिए, उसके बाद ही आपको ऑपरेशन करवाना है। ये नहीं कि आयुष्मान कार्ड पे ही डिपेंड रहना है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम होगा उसमें क्या है, आपको पैसा लगेगा उसमें, ताकि हर चीज का इलाज क्या है, हर चीज आपको आयुष्मान कार्ड से नहीं मिल सकता। आयुष्मान कार्ड से सिर्फ आपका ऑपरेशन किया जाएगा, समझे ना। तो इसीलिए आप अपने जेब में पैसा रख लें, कम से कम नहीं तो 50-60,000 रुपया, 30,000 रुपया कम से कम रख लें, उसके बाद ही आप ये सब चीजें करें। तो अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या था, तो चौथा क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि ऑपरेशन जब हम लोग कर लिए तो ऑपरेशन के बाद क्या करना है, आपको अस्पताल में ही रुकना है या घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद क्या आपको रेस्ट देना है, पैर को एकदम रेस्ट में चला जाना है 1 महीने 2 महीने के लिए, तो नहीं। आपने अगर एसीएल लिगामेंट का सर्जरी किया है या मेनिस्कस का सर्जरी किया है या घुटने में किसी भी लिगामेंट का सर्जरी किया है, एमसीएल एलसीएल किसी का भी किया है, तो आपको बैठना नहीं है, आपको रेस्ट तो देना ही नहीं है पैर को। आपको उससे संबंधित बहुत सारा एक्सरसाइज होता है जो डॉक्टर आपको बताएगा, जो आपका फिजियोथेरेपी होगा वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। बाकी मैं सजेशन आपको यही देना चाहूंगा कि ऑपरेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी करवाना है। आपको उसी डॉक्टर से पूछना है कि हमको फिजियोथेरेपी करना है तो किस डॉक्टर से करें। आपके पास फिजियोथेरेपी करने का कोई सुविधा अवेलेबल है आपके यहाँ, तो आप उसी के यहाँ कर लें। आपको ज्यादा नहीं, प्रतिदिन हो सकता है कि 200 रुपया ले प्रतिदिन के हिसाब से फिजियोथेरेपी का, या 300 ले या 400 ले या 500 ले, उससे ज्यादा नहीं लेगा। समझ में आ गया। तो 500 रुपया कम से कम मान के चलिए, मैक्सिमम 500 रुपया ले सकता है, या उससे भी ज्यादा एडवांस डॉक्टर हो तो उससे भी ज्यादा पैसा ले सकता है। अब मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि आपको फिजियोथेरेपी में कितना लगेगा, लेकिन मेरा जितना लग रहा था, मैं 10 दिन का 2,000 रुपया देता था फिजियोथेरेपी का 10 दिन का मैं 2,000 रुपया देता था। बाकी आपका कितना लगेगा आपको उस अस्पताल के अनुसार से देना पड़ेगा। तो आपको कम से कम नहीं तो 1 से 2 महीने तक आपको फिजियोथेरेपी करवाना ही है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको डॉक्टर बता दिया कि आपको एक्सरसाइज करना है, ये सब करना है, पैर मोड़ना है, ये करना है, टॉवल से खींचना है, तो आपको खुद से नहीं करना है। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग में, मैंने भी यही किया था। मैंने 3 महीना तक क्या है फिजियोथेरेपी नहीं करवाया, मैं खुद से ही एक्सरसाइज करता था, खुद से ही सब कुछ करता था, लेकिन पेन इतना ज्यादा होता है, पेन बहुत ज्यादा होता था जब मैं घुटने को मोड़ता था, तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता था, मैं वहीं रुक जाता था जहाँ पेन होता था। तो जिस वजह से मेरा जो घुटना है लॉक हो गया, जाम हो गया, और जाम हो जाने के बाद बहुत ही मुश्किल से मैं पैर को मोड़ पाया हूँ। फिजियोथेरेपी में 3 महीने के बाद करवाया, पैसा तो मेरा लगा, लेकिन उसके बाद क्या है, घुटना मेरा जाम हो गया था, बहुत मुश्किल से, बहुत पेन सहने के बाद मेरा घुटना क्या है मुड़ा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को ये प्रॉब्लम झेलना पड़े, तो इसीलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि जैसे ही आप ऑपरेशन करवाएं तो सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपी करवाना है। ऑपरेशन के बाद से ही आपको रेस्ट पैर को नहीं देना है, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपको फिजियोथेरेपी जो लेगा, आपका फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर, वो जानेगा कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, वो सब कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो कम से कम 1 महीने नहीं तो 2 महीने तक, पैसा आपके पास है तो 2 महीने तक लीजिए, नहीं है कम से कम कहीं से पैसा कर्जा करके लीजिए, कर्जा करके कीजिए कहीं से, लेकिन कीजिए। हम आपको यही बोलेंगे, लापरवाही नहीं कीजिएगा, लापरवाही कीजिएगा तो आपका घुटना जाम हो जाएगा, फिर मोड़ने में बहुत दिक्कत होगा। अब फिजियोथेरेपी आप करते हैं तो आपका 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर घुटना एकदम फुल बेंड हो जाएगा। कोई डॉक्टर 15 से 20 दिन के अंदर आपका घुटना फुल मोड़ देगा, वैसा एक्सपर्ट होगा। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद करना कंपलसरी है, तो डॉक्टर से उस चीज का आप सलाह ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर।
तो पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है कि ठीक होने में कितना दिन लगता है। हमारा जो घुटना है पूरी तरह से बेंडिंग होने में, फुल जो अचीवमेंट है, जो फुल जो बेंडिंग होता है आने में कितना दिन लगता है, और जो हम लोग नॉर्मल, जो पहले जैसे हम लोग चलते बोलते थे वैसे नॉर्मल जिंदगी हम लोग का कितना दिन में होगा। तो घुटना आपका 2 महीने तक मैक्सिमम मान के चलिए, 2 महीने तक, किसी का 1 महीने में मुड़ता है, किसी का 1.5 महीने में मुड़ता है, किसी का 2 महीना लग जाता है, किसी का 2 महीने में भी नहीं मुड़ता है। तो सभी का जो है एबिलिटी जो होता है पैर का, बॉडी का एबिलिटी होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी का कैल्शियम प्रॉब्लम होता है, किसी का नहीं होता है। तो उस अनुसार से क्या है, किसी का ज्यादा दिन लग जाता है, किसी का जल्दी मुड़ जाता है। लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए 2 महीने में आपका घुटना मुड़ जाएगा। अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हैं तो 2 महीने मुड़ जाएगा। बाकी आपके पैर में जो कमजोरी आ गया है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद क्या है, हमारे जो जांघ जो होता है, ये जो है इसका जो है जो मसल है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तो वीक हो जाने की वजह से क्या है, हम लोग चल फिर पहले जैसा नहीं सकते हैं। तो उसको मजबूत करने के लिए आप खाने पीने में ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑयली जो खाना है उसको एकदम अवॉइड कीजिए, उसको लीजिए ही मत। जो ऑयल जिसमें ज्यादा होता है उसको आपको नहीं लेना है, बाहर का फूड ज्यादा नहीं खाना है। आपको जिसमें प्रोटीन होता है उसको लेना है। और पनीर खाइए, अंडा खाइए, मखाना खा सकते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, मखाना खा सकते हैं घी के साथ में तल के। तो इन सभी चीजों से क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फिजियोथेरेपी तो आप कर लिए, 1 महीना का फिजियोथेरेपी कर लिया, आपका फुल बेंडिंग हो गया। लेकिन क्या है, आपके पैर में फिर भी थिकनेस होता है, कमजोरी होता है, आप चल नहीं पाइएगा पहले जैसा। तो चलने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, मजबूती लाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 6-7 महीना तक आपको मेहनत करना पड़ेगा पहले जैसा होने के लिए। 1 साल भी लग सकता है आपको पहले जैसा होने के लिए। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो जंघा जो है, हमारा जो जांग, वो धीरे धीरे अपने स्टेबल, अपने जो पहले वाला जो अवस्था होता है उस अवस्था में आने लगता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको अभी जिस जिस सवालों का जवाब दिया, तो आपको और भी कुछ सवाल होगा आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन होगा तो क्या है, मैं आपको जरूर अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बताऊंगा। और आप लोग बताइए कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं या नहीं बनाऊं। आपको और ज्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित जानना है या नहीं जानना है, आप इसमें क्या कहते हैं, तो इसको जरूर बताएं। इसीलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। सभी को टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।